सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। अपना मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। अपना मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। हाँ, सफलता मिले या ना मिले ये तो बात की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो बात की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा साइंस का वीडियो रहेगा इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, 10, 15, 20 मिनट में हम लोग जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको हम लोग डिस्कस करके ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ाई मेहनत के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा नहीं, उसमें से जो ज़रूरी है ख़ास तौर से उसी को ही हम लोग इसमें इस क्लास में हम लोग उसी तरीके से पढ़ते हैं, उसी कंटेंट के अनुसार पढ़ते हैं कि इसमें जितने भी हम लोग बातें डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वही हम लोग पॉइंटों को इसमें डिस्कस करते हैं ताकि जो है कम समय में ज़्यादा कुछ सीख पाए और ज़्यादा सफलता मिल पाए। तो देखिए, पिछले हम लोग 3-4 वीडियो साइंस का हम डाल चुके हैं और उसको भी आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। उससे जो है ये क्लास थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी देखे हैं तो ये क्लास आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये क्लास ये जो है केवल क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए ही नहीं है, ये वो हर एग्जाम्स के लिए है जिसमें साइंस पूछता है। और अपना बीपीएससी तो 30 नंबर का खेला खेलता है साइंस का, तो उसमें भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसको हम लोग जो है आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है वो है लाइसोसोम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक कोशिका की संरचना को दिमाग में एक कोशिका का इमेज बना के रखे रहना है कि कैसा होता है कोशिका। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर इधर तो ये मान लीजिए हमारा कोशिका है, तो कोशिका के ऊपर ये एक बाहरी झिल्ली रहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं इसे, कोशिका झिल्ली। हम लोग पहले क्लास में इसी पर डिस्कस किए थे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के केंद्र में आइएगा तो एक गाढ़ा सा संरचना पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गाढ़ी संरचना होती है, गाढ़ी सी संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, सॉरी, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी एक गाढ़ी संरचना होती है, गाढ़ी संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं, केंद्रिका। अभी तक क्या जाने, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका। आई बात समझ में। और इसके केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में बहुत सारे तरल पदार्थ भरे रहते हैं। तरल कहने का मतलब है कि कुछ द्रव भी होगा, कुछ ठोस भी होगा, और बहुत सारे इसमें कोशिकांग भी बिखरे रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए, जिस तरीके से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरे रहते हैं उसी तरीके से केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य भरे रहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे हम लोग, केंद्रक द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक। इसी में जो है देखिए, केंद्रक के जस्ट ऊपर एक जंगले की तरह संरचना होती है, जंगले की तरह ऐसे ऐसे करके संरचना होती है। और इसी तरीके की एक और संरचना होती है जो थोड़ी सी रुखरी होती है। इसके ऊपर दाने दाने करके प्रोटीन का जो कण है राइबोसोम वो चिपके रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जाल की तरह होता है इसीलिए जालिका बोलते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं इसको हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसी से कनेक्ट करके एक छड़ की तरह, मुड़ी हुई छड़ की तरह ऐसे संरचना होती है, मुड़ी हुई छड़ की तरह इस तरीके से एक संरचना होती है। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी। वही है कि ये खाना बना, मतलब कि ये प्रोटीन का वसा का संश्लेषण करता है, तो ये पैक करके कोशिका के हर क्षेत्रों में भेजता है। इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं। और राइबोसोम के बारे में भी, प्रोटीन के कण के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं सब हम लोग देखे हैं। आज हम लोग का जो क्लास है वो है, जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बहुत छोटी छोटी पुटिका की तरफ फैली रहती है कोशिका द्रव्य में, एक झिल्ली की तरह, झिल्ली नहीं थैली की तरह ऐसे फैली रहती है। आई बात समझ में। ऐसे ऐसे जो है थैली की तरह इसकी संरचना होती है। इसमें बहुत सारे जो है लिक्विड एंजाइम भरे रहते हैं। इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, लाइसोसोम का खोज जो है वो क्रिश्चियन डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। क्रिश्चियन डी डवे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था।
तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? खोज अगर बात करें, खोज इसका किसने किया था लाइसोसोम का? तो क्रिश्चियन डी डुवे ने, क्रिश्चियन डी डुवे ने, आई बात समझ में, खोज किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी संरचना जो होती है कोशिका द्रव्यों में थैली की तरह, छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में थैली की तरह फैली रहती है, आई बात समझ में। और इस थैली में विशेष प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं। एक ध्यान समझिएगा, पानी में भरा बैलून, आप देखिएगा पानी, बैलून में अगर पानी को भर देंगे तो जिस तरीके का बैलून थैली जैसा हो जाता है, उसी थैली की तरह संरचना पाई जाती है कोशिका द्रव्य में, जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं, आई बात समझ में। इसके ऊपर एक झिल्ली भी होती है, एक झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली नहीं, एक झिल्ली होती है, आई बात समझ में। और देखिए इसके अंदर जो एंजाइम भरे रहते हैं, एंजाइम, वह एंजाइम की एक खास विशेषता क्या होती है? विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो होते हैं वो कोशिकाओं में जो टूटे फूटे कोशिकांग होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले भाग होते हैं, उसको वो एंजाइम पचाता है। उसको वो एंजाइम क्या करता है? पचाता है। और पचा के कोशिका को क्या कर देता है? साफ। तो इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं, आई बात समझ में। और कभी कभी कहा जाता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी कभी क्या होता है कि इसी लाइसोसोम में जो एंजाइम रहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, सफाई, गांधी जी वाला काम। गांधी जी भी कहते हैं कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो लाइसोसोम भी कहता है स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। कोशिकाओं के अंदर जितनी भी गंदगी रहती है, टूटे फूटे अंग रहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ रहता है, सड़ा गला भाग रहता है, वो सबको ये इसके अंदर क्षमता होती है, इसके एंजाइम के अंदर, वो सबको क्या कर लेती है? पचा लेती है। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है कि एंजाइम, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, अगर गलती से कोशिकाओं के जो मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं होती है, अगर गलती से उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है और कोशिका क्षतिग्रस्त होने लगती है, तो सबसे पहले कोशिका का लाइसोसोम फटता है। अगर कोशिका का लाइसोसोम फट गया तो सारा का सारा एंजाइम बाहर निकल जाएगा और अपनी ही वो कोशिकाओं को, पूरी की पूरी कोशिका को पचा लेता है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, ये बात समझ में। तो लाइसोसोम के बारे में 3 बातें याद रखिएगा। खोज किए थे क्रिश्चियन डी डुवे ने, और इसे सफाई कर्मी कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना एक थैली की तरह होती है और इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं। उस एंजाइम की क्षमता होती है कि कोशिकाओं के अंदर जितने भी कोशिकांग टूटे फूटे होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, सड़े गले भाग होते हैं, उन सबको वो पचा करके कोशिकाओं को एकदम फ्रेश रखती है, साफ रखती है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कोशिका की सफाई कर्मी। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं सफाई कर्मी। क्या कहते हैं? सफाई कर्मी, सफाई कर्मी, आई बात समझ में। और इस ये एंजाइम कभी कभार अगर कोशिका में कोई कोशिका नष्ट होने लगती है तो लाइसोसोम जो है वो कोशिकाओं के लाइसोसोम फट जाते हैं, और जब फटते तो उसमें से सारे के सारे एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल जाते हैं तो अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? पचा लेते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, पाचित कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो कोशिकाओं में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। हजारों बार पूछा है, कितनी बार, ना जाने रेलवे की एग्जाम में कितनी बार पूछा है, कोशिका से अगर क्वेश्चन पूछता है तो कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, आई बात समझ में। और सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पानी बैलून में पानी भर लिया है और खूब खेल रहा है, अगर गलती से वो बैलून फूट जाता है तो सबसे पहले जो लिया रहता है उसी को भिंगाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से लाइसोसोम जब फटता है तो उसमें से जो एंजाइम होते हैं वो अपनी ही कोशिका को पचा लेती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, आई बात समझ में। चलिए ये पॉइंट था। ये जो है वो जीवाणुओं से, वायरस से, हानिकारक वायरस से कोशिका की रक्षा करता है, क्योंकि ये उन सबको पचा लेता है और कोशिका को उन सब से बचा लेता है, उन सबको अपने अंदर पचा लेता है और कोशिका को बचा लेता है। तो काम भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है, लेकिन कभी कभी जो है कांड भी कर देता है, आई बात समझ में। तो ये वायरस से, जीवाणुओं से कोशिकाओं की रक्षा करता है। एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी से पूछा था कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग जीवाणु एवं वायरस से कोशिका की रक्षा करता है, तो उसमें कौन सा कोशिकांग हो जाएगा? लाइसोसोम,
आई बात समझ में। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने 3-4 पॉइंट डिस्कस किया, यही जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला कि खोज क्रिश्चियन डी डिवा ने किया था। ये कोशिकाओं का सफाई कर्मी कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना थैली जैसी होती है। उस थैली में बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं विशेष प्रकार के। वह एंजाइम कोशिका के अपशिष्टों को, टूटी फूटी कोशिकाओं को पचा लेते हैं और कोशिका को साफ रखते हैं। यहाँ तक कि ये जीवाणुओं से, वायरस से भी कोशिका की रक्षा करता है। कभी कभार अगर मेटाबॉलिज्मिक क्रियाएं न गड़बड़ा जाती है तो ये अपने, जब लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम फटता है तो एंजाइम पूरी निकलती है और अपने ही कोशिका को पचा लेती है, जिसकी वजह से इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये था जो है लाइसोसोम के बारे में कुछ बातें। आगे हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो दांत की तरह जो है इसकी संरचना होती है। ऐसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, ऐसे 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 माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। इसके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है। आई बात समझ में। तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य तो ये अंदर वाला सारा भरा रहता है, उसको कोशिका द्रव्य। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना इस तरह की होती है। देखिए, इसकी संरचना, इसके ऊपर एक झिल्ली रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं बाहरी झिल्ली। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी झिल्ली। फिर एक अंदर की तरफ एक और झिल्ली होती है, देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये झिल्ली, इसको हम लोग कहते हैं अंतः झिल्ली। और इसी झिल्ली से जो है कुछ जो है एक इसके अंग जो है अंदर की तरफ लटके रहते हैं। देखिए, ये अंदर की तरफ लटके रहते हैं, इसका प्रवाद जो है ये अंदर की तरह अंदर लटके रहते हैं। इसको हम लोग लटके हुए भाग को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिस्टी पूरे सृष्टि का निर्माण करता है। ये कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्रिस्टी में ही जो है कोशिका श्वसन करता है और श्वसन करता है तो ऊर्जा बनाता है तो जीवों को ऊर्जा मिलती है। जब जीवों को ऊर्जा मिलती है, जीव काम करता है। जब जीव काम करते हैं और धीरे धीरे पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्रिस्टी सृष्टि का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्रिस्टी किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये लटका हुआ भाग होता है। और जो इसके अंदर ये खाली आप जो भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंदर वाले भाग को मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे, मैट्रिक्स। खाली अंदर के भाग को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और जो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के बीच का जो भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। क्या कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। इसकी संरचना देखिएगा, बाहरी झिल्ली, अंतः झिल्ली का ही कुछ भाग अंदर की तरफ ऐसे लटका रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी में ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम इसी क्रिस्टी में पाया जाता है और इसी क्रिस्टी में श्वसन होता है। आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम जब श्वसन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जब वायु श्वसन होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट अम्ल में टूटता है, कोशिका द्रव्य में, और फिर वो पायरुवेट अम्ल इसी माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। तो फिर ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूरी तरीके से एटीपी ऊर्जा में टूटता है, साथ में CO2 गैस बनाता है और वो CO2 गैस कुछ जलवाष्प भी बनाता है जो हम लोग निश्वास के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। और जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा का उपयोग एटीपी ऊर्जा के रूप में रहती है मनुष्य के जीवों के अंदर संचित, और उसका उपयोग जीव जो है अपने दैनिक क्रियाओं में करता है। तो इसी क्रिस्टी में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट अम्ल टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो इसी क्रिस्टी के अंदर टूटता है क्योंकि इसी क्रिस्टी के अंदर जो है श्वसन से संबंधित एंजाइम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो ये क्रिस्टी वाला जो भाग होता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग में जाकर के एटीपी ऊर्जा के रूप में टूटता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के। तो श्वसन में हम इसको विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। और जो अंदर वाला भाग होता है इसको लोग मैट्रिक्स कहते हैं और बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली के भाग को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। तो ये संरचना तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्रिस्टी। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्रिस्टी में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए, ये तो इसकी संरचना थी। अब इसके कार्य को समझते हैं कि ये संरचना के साथ साथ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके क्रिस्टी के अंदर श्वसन से संबंधित एंजाइम होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं।
जहाँ पे आ करके पायरुवेट अम्ल जो है टूटते हैं। पहले तो देखिए ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में, कोशिकाओं के अंदर जब आता है तो इसी कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुवेट अम्ल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और फिर ये पायरुवेट अम्ल चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो इसके मैट्रिक्स में उपस्थित श्वसन से संबंधित एंजाइम ऑक्सीजन उस पायरुवेट अम्ल को तोड़ता है और एटीपी ऊर्जा के रूप में, एडेनोसाइनो ट्राइफास्फेट एटीपी ऊर्जा के रूप में जो है कोशिका के अंदर ऊर्जा को संचित रखता है, और उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग जो है दैनिक जीवन में अपने कामों को करने के लिए करते हैं। शारीरिक क्रियाएं होने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग होता है वो वही एटीपी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा बन रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा बन रहा है, और वह ऊर्जा किस रूप में संचित हो रहा है, एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी, एडिनोसाइनो ट्राइफास्फेट एटीपी के रूप में संचित करता है, और इसी एटीपी के ऊर्जा का उपयोग जो है जीव अपने जो है क्रियाओं में करता है। आई बात समझ में। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगी कि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में होता है श्वसन पूर्ण रूप से और ऊर्जा बनती है। आई बात समझ में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और बात जाननी है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे दोहरी झिल्ली होती है। पूरे कोशिकांग में मात्र 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिस पर जो है दोहरी झिल्ली होती है, उसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी तक से हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें किसी में दोहरी झिल्ली नहीं पढ़ा है, झिल्ली थी लेकिन दोहरी नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ये होता है ना कि ये कोशिकाओं के अंदर, इसको कहते हैं ना कि कोशिका के अंदर एक कोशिका है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास सब कुछ होता है, इसका अपना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ अपना होता है। अगर मान लीजिए किसी दिन जो है गोल्जी बॉडी गुस्सा गया एकदम से, कहेगा कि हम तुमको ना देंगे प्रोटीन आज, है कि नहीं, ढोने वाला बनाने वाला ये है, ढोने वाला ये है, पैक वैक करके, तो कहेगा हम देवे नहीं करेंगे आज तुमको माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहेगा कोई बात ना दे बहू मत दो, आप उनके पास है डीएनए, आप उनके पास है प्रोटीन, अपन काम चला लेगा, गुस्सिया ही रह बता। ऐसा है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का प्रोटीन इसके पास होता है। किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आई बात समझ में। इसीलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक छोटी कोशिका के रूप में रहती है, क्योंकि इसके पास सब कुछ रहता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका अपना डीएनए होता है, अपना प्रोटीन होता है, अपना आरएनए होता है, सब कुछ ही अपने आप व्यवस्था करके रखा रहता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीक़ा से। इसीलिए ये खास हो जाता है कि नहीं, कि अगर आपके पास सब कुछ है तो दुनिया आपको पहचानेगी। इसके पास सब कुछ है तो माइटोकॉन्ड्रिया को सब कोशिकांग पहचानता है। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, है भी क्योंकि यही तो बना रहा है ऊर्जा, काम भी तो इम्पोर्टेंट कर रहा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके पास जो है खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन होता है। देखिए एक और बात है कि पेड़ पौधों से ज़्यादा काम जीव जंतु को करना होता है। ये बात सब मानते हैं कि पेड़ पौधों से ज़्यादा क्रियाशील कौन होते हैं, जीव जंतु। तो जीव जंतु जितना क्रियाशील होगा उसको उतना ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जीव जंतु ज़्यादा क्रियाशील है तो जीव जंतु को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी पेड़ पौधों से। तो जो ऊर्जा बनाने वाली जो फैक्ट्री है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा घर, वो ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा ज़रूरत है। तो जीव जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें ऊर्जा ज़्यादा बनता है और इसीलिए ज़्यादा काम करता है। तो पेड़ पौधों की अपेक्षा जीव जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। लगभग 10,000 से ज़्यादा ही होता है मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया की जो है संख्या, एक कोशिका में 10,000 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है लगभग में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हर पॉइंट, इससे बाहर कुछ एग्जाम में पूछबे नहीं करेगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया से तो वनडे एग्जाम में। और क्लास 9th के बच्चों के लिए भी है कि अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है तो इससे ज़्यादा आप क्या लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। और इसकी संरचना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी संरचना जो होती है वो छड़ की तरह, धागे की तरह जो है इसकी संरचना रहती है। हम तो समझते हैं कंघी की तरह इसकी संरचना होती है। देख रहे कंघी की तरह इसकी संरचना, ये लटका लटका क्रिस्टी लगता है, कंघी वाला दांत है तो कंघी की तरह इसकी संरचना। बट एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि कंघी की तरह इसकी संरचना होती है। कोशिकाओं में पहचानने का एक जो है नज़रिया होता है कि कंघी की तरह इसकी संरचना होती है।
आई बात समझ में। लेकिन इसकी संरचना आप लिख सकते हैं कि छड़ की तरह होती है, धागेनुमा इसकी संरचना होती है, आसानी से लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम के बाद अगर जो है लवक को पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्रक पढ़ेंगे, उसके बाद क्रोमोसोम पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रोसोम और जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, उसके बाद विसरण परासरण पढ़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।